मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। लखीसराय से ये बड़ी जानकारी आपको दे। हाजत से 3 कैदी फरार हो चुके हैं। उत्पाद थाना के हाजत से कैदी फरार हो गए। एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी की गई है। गिरफ्तार कैदी की तबीयत बिगड़ी, लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 2 की गिरफ्तारी के लिए अभी भी छापेमारी हो रही है। 3 कैदियों के भागने की खबर और इसमें से 1 को पकड़ लिया गया है, जबकि 2 को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। राकेश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ लखीसराय से जुड़ चुके हैं। राकेश, कब की ये घटना है और क्या जो 2 अभी भी अपराधी फरार हैं उनके बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी लापरवाही है। कल देर शाम जो है उत्पाद पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 3 जो है शराब तस्कर है, तीनों को गिरफ्तार कर उत्पाद थाना लाया था, जहां बीती देर रात जो है तीनों जो है शराब तस्कर तीनों हाजत का खिड़की तोड़ के फरार हो गया। हालांकि जो एक कैदी है, बताया जा रहा है कि मकदमपुर जो कि अम्हाड़ा थाना क्षेत्र का है, सोनू, वो जब फरार हुआ अपने घर पहुंचा, जब परिवार वालों ने दबाव डाला कि सरेंडर करने को लेकर, तो उसने जैसा कि बताया जा रहा है कि पॉइजन खा लिया, जिसके बाद गंभीर स्थिति में परिजनों ने निजी अस्पताल में अभी भी उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है और 2 जो है अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हालांकि एक्साइज सुपरिटेंडेंट विभा कुमारी ने बताई है कि लगातार हम लोग छापेमारी में जुटे हैं। हालांकि यह बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। एक्साइज सुपरिटेंडेंट ने यह भी दावा किया है कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें लापरवाह होंगे, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और जो भी लापरवाह होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। राकेश, क्या कोई ऐसा क्लू मिल पा रहा है? क्या आपने बातचीत की अधिकारियों से कि क्या उनकी पहले से प्लानिंग थी और जो गिरफ्तार किया गया है कैदी वापस से, क्या उससे कोई अब तक बातचीत हो पाई है कि कैसे भागने की प्लानिंग उन्होंने की या अचानक से ये प्लान उनका तैयार हुआ? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। बताया जा रहा है कि कैदी के हाथ में वो रस्सी लगा हुआ था, हथकड़ी लगा हुआ था, जिसे काट कर भागा गया है। तो अचानक कहीं ना कहीं कोई पुलिसकर्मी की भी मिलीभगत इसमें सामने आ रही है। हालांकि सुपरिटेंडेंट लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो सोनू जो पुलिस अभिरक्षा में जिसका इलाज चल रहा है, वो अभी अचेता अवस्था में है, आईसीयू में भर्ती है। ठीक है राकेश, आगे अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात राजा हत्याकांड की होगी और उसमें हुए बड़े खुलासे की होगी। बड़ी खबर आपको दे, सोनम और उसके परिवार पर सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। हवाला कारोबार से जुड़ा था सोनम का परिवार, पहले ठीक नहीं थे सोनम के घर के हालात। ये जानकारी मिल रही है कि हवाला का कामकाज सोनम देखती थी। सोनम रघुवंशी के पास 20 लाख रुपए थे। पहले उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। हवाला कारोबार से जुड़ने के बाद थोड़े घर के हालात बदले। हवाला का ही कामकाज सोनम देखती थी और सोनम के हाथ में रहता था कारोबार का लेन देन। देखिए जानकारी यह भी है कि सोनम रघुवंशी के पास 20 लाख रुपए थे और सुपारी किलर्स को उन्होंने इसी से लालच दिया था कि अगर वो राजा को मारते हैं तो वो फिर लाखों में उनको पैसे देगी। भाई के मांगने पर खर्च होने की बात कही और राजा की हत्या के लिए सोनम ने निकाले थे पैसे। सोनम ने कबूली 20 लाख रुपए देने की बात और विधवा होकर राज से शादी करने की उसकी प्लानिंग थी और शादी को लेकर सोनम का मां से विवाद भी हुआ था। बताया ये जा रहा है कि सोनम के पिता को पता नहीं था राज और सोनम के अफेयर के बारे में, लेकिन उसने अपनी मां को बताया था और जब भी परिवार ने बात नहीं मानी उसके बाद सोनम ने कहा था कि शादी के बाद मैं दिखाती हूं कि जबरदस्ती शादी करने का अंजाम क्या होता है। और वहीं हनीमून पर शिलोंग गए इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले भी हैं। इन सब के बीच एक और बड़ा और नया खुलासा हो चुका है। वो ये है कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा था, जिसके तहत अगर हमलावर राजा को नहीं मार पाते तो सोनम ही राजा की हत्या करती। सेल्फी के बहाने सोनम राजा को खाई में धक्का दे देती। उधर सोनम और राज की चैट में हवाला कारोबारी से पैसे लेने का जिक्र है। राज ने हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए थे और उसी पैसे का इस्तेमाल राजा की हत्या में किया गया। राजा ने अपने दोस्तों
को राज ने अपने दोस्तों को 50,000 रुपए देकर शिलोंग भेजा था। और इन सब के बीच एक खुलासा यह भी हुआ कि शादी के बाद सोनम राजा का पेटीएम इस्तेमाल कर रही थी और हनीमून की टिकट बुकिंग भी राजा के ही पेटीएम से किया गया था। वहीं पुलिस को जांच में 4 संदिग्ध बैंक अकाउंट भी मिले जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन दिखा है। देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर वो करंट अकाउंट है, जिसके बाद पुलिस जितेंद्र रघुवंशी की तलाश में जुट गई है। और वहीं राजा हत्याकांड में राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने बड़ा खुलासा किया। बहू सोनम को लेकर उन्होंने दावा किया है कि राजा की हत्या करने के पीछे मांगलिक वाला चक्कर भी था। सोनम का प्लान राजा को मारकर राज कुशवाहा से शादी करने का था। यही बात राजा के भाई सचिन ने भी कही है। मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दूंगी तो मेरे को भी दोस्त हट जाएगा तो मेरा जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी। पॉइंट पे पॉइंट बात वाली अंदर आदमी से देखता ना। ये रिश्ता कैसे आया था कि कोई रिश्ते के वो बनती है, वो पुस्तकें आपके समाज में बनती है, मेरे समाज में बनती है, सब में बनती है। तो उसमें लड़का के पसंद करता है, अपन नंबर भी लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं, फलाना कॉलोनी के ये। फिर अपन व्यवस्था के बाद बात का फ़ोन लगाते भाई हमारा लड़का भी मंगल है, लड़की वाला कहता हमारी लड़की मंगली है। फिर हम देखने आ सकते हैं तो अपन बोला हाँ ठीक है आओ, हम आपका घर देख लेंगे। फिर आगे आगे शादी ब्याह बात चलती है। मुझे क्या होना था कि शादी ऐसी होगी कि मेरे बच्चे हमेशा के लिए चला जाए। वहीं राजा के भाई सचिन ने राजा की हत्या के पीछे बड़ा षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि राज और सोनम के साथ इसमें और भी लोगों का हाथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनम के परिवार को सब कुछ पहले से पता था, उनका परिवार तंत्र मंत्र करता था। हनीमून मर्डर मिस्ट्री केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि बैंक खाते मिले हैं, वो भी जितेंद्र रघुवंशी के नाम पे, जिसमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और सोनम 23 मई के बाद से जब लापता थी तो उसने इन्हीं खातों का इस्तेमाल किया है और इसमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो सोनम का था और उसी से वो ऑनलाइन पेमेंट भी करती थी। इस वक्त हमारे साथ में उनके भाई राजा रघुवंशी के भाई सचिन है। जितेंद्र रघुवंशी एक नया नाम सामने आया है, बैंक अकाउंट्स मिले हैं। रघुवंशी का नाम आया तो क्या पता जितेंद्र रघुवंशी उसका बॉयफ्रेंड हो। पहली बात तो ये भी हो सकती है। उसकी जानकारी डिटेल आई है क्राइम के पास तो वो अच्छे से जानकारी निकाले कि रघुवंशी को। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो मेरे को नई चीज़ मिलती सुनने के लिए। तो षड्यंत्र बहुत बड़ा खेला है और खूब बड़ी प्लानिंग है। जैसे हवाला का पैसा आया है तो इनके पास भी ये भी एकदम से आगे बढ़े। तो हवाला ये लोग भी करते हैं क्या, इसकी जाँच भी की जाए। हवाला कारोबार का मामला भी सामने आ चुका है। राज के मोबाइल से जो चैट रिकवर हुई है उसमें ये भी सामने आया कि सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा था। हाँ वो तो बहुत बड़ी साजिश है कि सर मतलब 20 साल का लड़का इतना करने के पहले सोचेगा। 25 साल की लड़की, लेकिन कोई बड़ा नेटवर्क है, कोई बड़ा हाथ है, इसके पहले भी किसी लोगों को गायब कराओ, कुछ कराओ, भरोसा है क्या? आपके घर से भी कुछ पैसे वैसे कि अभी तक? देखो सर पैसे का हिसाब पूरा रखता था। 2-3 लाख 1 लाख तो मैं घर में नॉर्मली ऐसे रखे थे क्यों वहाँ काम बढ़ाया गया है ना। और हमने राजा को सब सारा पढ़ाया लिखाया था कि हम छोटी एज में आ गए थे। पापा काम करते थे, पापा काम हमने संभाला था। हमारी दूसरी पीढ़ी है जो इस लगभग कर रही है ट्रांसपोर्ट को। पहले पापा ने करा था, अब हम कर रहे हैं। हमें बड़ा पर लग के सभी ये काम करते हैं। तो हमारे काम में मतलब जो हिसाब किताब राजा रखता था, क्योंकि अकाउंट आज का ये डिजिटल ज़माना गया है तो राजा ज़्यादा पढ़ा लिखा था। उसी की आईडी से हम अपनी आईडी चलाते थे क्या कि कोई इस नंबर से वो करता था, सब वो करता था। कितने पे राजा के पास हमेशा नगद पैसे होते थे? क्या लगता है आपको कितने पैसे अभी? सर मैं बताऊँ अभी जैसे कि मैं हिसाब तो देखा नहीं है क्योंकि 1 महीने से इसमें लगा हुआ। फिर शादी थी, शादी बाद फ्री हुआ था, 2-4 दिन में हिसाब देखने बैठा था और उसके बाद ये काम हो गया। तो 5, 6, 7, 8 लाख कुछ भी हो सकते हैं, वो तो मेरे को हिसाब करने बाद मालूम पड़ेगा। मैं 13,000 राजा का, उसके बाद ही हिसाब करने बैठूँगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा कितने पैसे मिसिंग हैं। तो लगता है कि इन्हीं पैसों का भी और भी इस्तेमाल वो सुपारी किलर्स को देने के लिए एक चीज़ सोचने को आई है कि इन्हें हवाला का करा है तो राजा को भी बेवकूफ़ बना होगा कि ये पैसे भी नगद पड़े तो मेरे को दे दो, मैं तुमको ऑनलाइन डलवा दूँगी, ये कुछ कर देंगे, मेरे को काम पैसे का। अब पति तो पत्नी को मानते हैं, पत्नी ने बोल दिया तो उसने सोचा होगा हाँ चलो ठीक है। तो यदि हवाले की बात आई तो पक्की गारंटी ने राजा को बेवकूफ़ बनाया है। प्लान बी भी तैयार कर रखा था सोनम ने। प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसके पूरे थे। वो मार के छोड़ती, बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर उगलना वो करके छोड़ती इस चीज़ को। तो वो तो वही उसने एक पिशाचनी नाम इसको दिया जाए कि 7 परिवार बर्बाद कर दिया उसने। पहला मेरा, दूसरा मेघालय के लोग जो टूरिस्ट एरिया है जिनको खा गई है, वहाँ के लोगों की जो रोजी चलती थी वो इस पर चलती है टूरिस्ट की वजह से। इसकी वजह से पूरा टूरिस्ट एरिया बदनाम हुआ। फिर वहाँ की जो प्रशासन ने साथ दिया है वो अद्भुत है। ज्योतिष ने कहा था कि 2 महिला होंगी। देखो सर इनकी ज्योतिष ने कहा है कि तांत्रिक क्रियाकारी है। राजा के टाइम पे इन्हें राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? उसकी फोटो उल्टी राजा भी जिंदा बचता है, खुद की बेटे के लिए जिंदा रखने के लिए उल्टी फोटो टांग के बचा लिया उसको। तो इसमें तो तांत्रिक क्रिया और ज्योतिष क्रिया जो करते हैं वो भी आई है साथ में।
राजा की सोनम की माँ का लगता है कि आपको कि उनको पता होगा उनका भी हाथ इसमें? तो नॉर्मली बात है, पापा को 2 अटैक आ गए थे, इतना केस होने बाद भी अटैक नहीं आता है। सोचने में मेरे घर पे आए थे, आप मीडिया पहले दिन से मैं घर पे हूँ, चलते नहीं बना था, उठते नहीं बना था, मुंडी ऊपर नहीं हो रही थी। जब बेटी पे बात आई है तो किस तरह से मीडिया खड़ी कर रहा है, तो सब बात धीरे धीरे सामने आ ही रही है कि क्या मास्टरमाइंड लोग हैं। सोनम की माँ भी है सबके दायरे में। सब माँ इंडिया में इसी को माँ नहीं, इसको बच्चे होने पता नहीं हो क्यों नहीं हो सकती। तो आपको यकीन है कि सब कुछ पता था सब लेकिन जानबूझकर अनजान मैंने हो गए? एग्जांपल दिया, इंडिया में ऐसी कौन सी माँ है। अभी आप सबसे पूछोगे तो बोलेंगे हाँ, मतलब बच्चे की बात तो आई जाती है किसी लड़के चक्कर है कि नहीं है। अब जब लड़की की माँ लड़के को पकड़ लेती मम्मी, तो माँ लड़की को नहीं पकड़ेगी। उसकी भाभी से पूछोगे, भाभी से बता देगी कि भाभी नन तो पढ़ते ना, उनकी एज में ज़्यादा फर्क नहीं, 5 साल 2-3 साल 4 का। तो सब मत उनसे पूछो, बता देंगे। तभी घर छोड़ के भग गए हैं कि मुझसे कोई निकल नहीं जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बैंक खातों की जानकारी सामने आ चुकी है और जिसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। और वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी राज की मां का दावा है कि बेटे को फंसाया जा रहा है। वो ऐसा नहीं है, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज ने कभी घर पर सोनम का जिक्र नहीं किया। हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। क्या मांग करेंगी? मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस दे, नहीं मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी। भैया उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए, एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे। मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई। आप सब कोई देख लो, और जो भी सुनते हो मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो। फंसाया ही जा रहा है मेरे बच्चे को, और कुछ नहीं फंसाया। अब मैं ये तो नहीं जानती, अब हमें कहाँ मालूम कौन फंसा रहा, कौन क्या कर रहा। बस हम तो यही सुना कि जब वो न्यूज में देखा मोबाइल में, तब हमको पता चला। नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी मेरा बच्चा अस्पताल गया, उसकी तबीयत खराब थी तो अस्पताल गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको क्या हुआ। ये बात कोविड के बढ़ते ग्राफ की होगी। देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो कोई भी मिलने आएगा उसका RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी किया गया है। प्रधानमंत्री यदि किसी रैली में जाते हैं और मंच पर जो भी लोग होंगे उससे पहले उनका RT-PCR टेस्ट भी करना होगा और ये फिर दिखाना भी होगा। देश भर में कोविड के मामले देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जगहों पर मरीजों की मौत भी हो गई है और उम्र के लिहाज से प्रधानमंत्री सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे में कोविड होने का खतरा सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन को होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सीनियर सिटीजन की इम्यून सिस्टम थोड़ी कमजोर होती है और इसको देखते हुए ये फैसले हुए हैं। और वहीं एनडीए में सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जेडीयू पर कोई दबाव नहीं है, समय पर सब ठीक होगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम घटक दलों ने कसम खाई है और इसे पूरा करना है। टिकट बंटवारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जीतन जी क्या जेडीयू पे प्रेशर बना रहे हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू सबसे ज्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। नीरज जी, क्या जेडीयू पर प्रेशर है? बाकी जो तीनों सहयोगी है जेडीयू पे प्रेशर बना रहे हैं? 2020 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आया और पूरे तौर पर चुनावी रणनीति में हम सफल रहे। शाहाबाद में हमारी हार हुई और मगध क्षेत्र में इसकी पीड़ा हमको है और एनडीए के गठबंधन दल में सब स्वीट है। हम लोगों ने जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। तमाम दलों के घटक दल के राज्य अध्यक्ष ने संकल्प लिया खुले मैदान में। और वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो दूसरा कौन है। उनके वजन का कोई और नेता इस समय बिहार में उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये बात कह चुके हैं। एनडीए के सभी घटक नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे और इसीलिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं। एनडीए पहले की तरह से ही मजबूत है, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है। कभी प्रचार किया जाता है कि नेता चुनाव के बाद तय होगा, कभी प्रचार किया जाता है कि गठबंधन में मतभेद हैं। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको कहना चाहता हूँ, भाजपा का, एलजेपी का, हम का और आरएसपी का, सारी पार्टियों के नेता क्रमशः कई बार रिपीट कर चुके हैं कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
और वहीं चुनाव नजदीक आते ही सोशल मीडिया वॉर भी तेज हो गई है। बीजेपी ने फिर आरजेडी पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया है और इसमें आरजेडी के जंगल राज और परिवारवाद का जिक्र है। वीडियो में दिखाया गया है कि आरजेडी का जंगल राज नहीं भूलेगा बिहार। और आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जन्मदिन है। लालू 78 साल के हो गए हैं। लालू प्रसाद ने 78वें जन्मदिन पर 78 पाउंड का केक तलवार से काटा है और समर्थकों को खिलाया है। लालू राबड़ी आवाज पर समर्थकों के बीच कुर्सी पर लालू प्रसाद बैठे हुए देखे गए। लोगों ने उन्हें तलवार भेंट किया जिससे उन्होंने 78 पाउंड का केक भी काटा। इस दौरान उनको बधाई देने वालों की भारी भीड़ उनके आवास पर पहुंची। कार्यकर्ता ठेले पर लड्डू के केक के साथ ढोल ताशे के साथ पहुंचे और जमकर डांस किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और अगली खबर कटिहार से, जहां कटिहार रेलवे परिसर में आरजेडी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव लाखों यादव ने कुलियों के बीच लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाया है। जन्मदिन को खास अंदाज में मनाते हुए लाखों यादव ने कुलियों के बीच केक काटा और सभी के खाने की व्यवस्था की गई। और इस बीच पटना से आपको एक बड़ी खबर दे दे। बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, जेडीयू ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव किया गया। हंगामे के बाद वहां से अभ्यर्थियों को हटाया गया है। देखिए नोकझोंक की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी पहुंचे, शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते थे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का उन्होंने घेराव किया, अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन हंगामे के बाद वहां से अभ्यर्थियों को हटाया गया। और वहीं आज पटना वासियों को बड़ा तोहफा मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है, जिस पर गाड़ियां फर्राटे भरती हुई दिखाई देंगी। डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण से पटना वासी बेहद उत्साहित दिखे। और राजधानी पटना में आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। पाटलिपुत्र के मैनपुरा इलाके में एक बार फिर से खूनी खेल देखने को मिला। अति व्यस्त माने जाने वाले मैनपुरा इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों को गोली मारी गई है। इस घटना में जितेंद्र की मौत हो गई है, जबकि दूसरा शख्स राजा गंभीर रूप से घायल है। पटना पुलिस आशंका जाहिर कर रही है कि ये गोलीबारी आपसी विवाद में हुई। पटना में गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप है। सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले की गहन छानबीन शुरू की। मेरा भाई घर पे था, रात को बाहर गया सिगरेट वगैरह लेने के लिए, बच्चा खिला रहा था, बच्चा को रख के गया बाहर में, और वहाँ मालूम चला कि सिगरेट की दुकान पे किसी से लड़ाई हुआ। तो मेरा भाई उसको बचाने की कोशिश किया, तो उसी में तू में हुआ। अमित मैडी करके नाम का लड़का है, वो गया, फिर उसके बाद उधर से आया लड़ाई करने के बाद, उसके बाद गोली चला के तबतोड़ 6 राउंड गोली चलाया, जिसका एक दुकान वाले को भी गोली लगा, मेरा भाई को भी 2 गोली लगा, जिससे स्पोर्ट मेरा भाई रास्ता में पीएमसीएच पहुंचते डेथ कर गया। दिनांक 10/6/2025 को रात्रि करीब 12:30 बजे पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के मैनपुरा क्षेत्र से एक सूचना मिली कि 2 व्यक्तियों को गोली मार दी गई है। तत्काल इस सूचना के सत्यापन जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचा गया, तो ये बात प्रकाश में आई कि आपसी विवाद एवं झड़प को लेकर के 2 व्यक्तियों को फायर की गई, जिसको इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिसके इलाज के दरमियान में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक व्यक्ति अभी इलाजरत है। इस घटना स्थल पे एफएसएल को बुला करके जाँच कराया जा रहा है एवं अन्य बिंदुओं पर मानवीय तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे, फर्जी शादी कर दुल्हन फरार हो गई। दुल्हन ने अपने कारनामे से हर किसी को हैरान कर दिया है। 2.5 लाख रुपए लेकर दुल्हन फरार हो गई। दूल्हे को ठगी का शिकार बनाया। मध्य प्रदेश के मुरैना का मोनू राज 2.5 लाख रुपए देकर रोहतास के तिलौथू की काजल से शादी रचाने पहुंचा था, लेकिन लड़की टॉयलेट के बहाने निकली और 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। दूल्हे को झांसा देने के लिए उसने फर्जी चाचा, फर्जी बहन और फर्जी मामा को भी शादी में शामिल करा दिया था। घटना के बाद दूल्हा सासाराम के नगर थाने में फरियाद लेकर पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और इस पूरी घटना में पिंकी देवी नाम की महिला की मास्टरमाइंड होने की बात हो रही है। क्या हुआ है आपके साथ? क्या फुटगिरी में क्या हुआ आपके साथ? मेरी शादी की थी। अच्छा, शादी कहाँ हुआ है? एक होटल है। कहाँ से आप लोग हैं? हम ग्वालियर से। सर छोटे भाई की शादी करने के लिए आए थे जी। हाँ, मध्य प्रदेश से इलाहाबाद। हाँ, तो यहाँ पे आए तो दलाल के जरिए आए,
जी दलाल ने लड़की दिखाई, जी उसके बाद में फ़ोन बंद कर दिया। हाँ फ़ोन बंद करने के बाद में ये उनकी सिस्टर थी कि तुम आप ही आ जाओ हाँ यहाँ शादी करने के लिए, दलाल के चक्कर में मत पड़ो। हाँ हम उन लोग को पहचानते हैं, पिंकी को पहचानते हैं खाली। क्या बोली हो आपको? तो चलो शादी है तो हम चल गए हैं, अच्छा और यहाँ हमारी जानकारी कुछ नहीं है कि सब भक्ति है कि क्या करती है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अपडेट है जो कि आपके सामने रखने जा रहे हैं। 15 जून तक स्कूल अलॉटमेंट का कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। अलॉटमेंट के बाद 15 जून से 19 जून तक क्रॉस चेक होगा। शिक्षा विभाग मुख्यालय में तैयारी भी इसके लिए शुरू की जा चुकी है। 13 जून तक सभी जिलों को फाइनल रिपोर्ट करनी होगी सबमिट, और ट्रांसफर की प्रगति रिपोर्ट के बाद मुख्यालय अपना काम पूरा करेगा। ट्रांसफर का आवेदन वापस लेने को लेकर इसकी जानकारी मिल रही है कि संख्या में इजाफा है। अब तक 6,390 शिक्षकों ने अपना आवेदन वापस लिया। अभी आवेदन वापस लेने वालों की और संख्या बढ़ेगी। 20 जून को सभी एक साथ स्कूल देख सकेंगे। 23 जून से नए स्कूल में शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी, और ट्रांसफर कार्य में फिसड्डी जिलों के डीओ और डीपीओ पर नजर होगी। खराब परफॉर्मेंस वाले जिलों के अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। जून के आखिर सप्ताह में नपेंगे चिन्हित अधिकारी। शिक्षा विभाग मुख्यालय ने इसको लेकर तैयारी कर ली है। और चलिए इसी खबर के साथ